मेरे मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और केला लेकर जाती थी और कुछ घंटे बाद जब बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। यह काम सब लोगों से छिपकर करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उन पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं रसोई घर में काम कर रही होती थी। यह काम उनका रोज का होता था। मैंने उनका यह राज जानने के लिए एक दिन उनके कमरे में छिप गई कि आखिर वह केले और तेल का करती क्या हैं। अभी उनके कमरे में आए कुछ समय ही हुआ था, फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर मेरा नाम रीना है। मैं गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेतों में काम करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई न करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने हजारों का खर्चा बताया। हम लोगों के पास तो इतने रुपए थे ही नहीं, इसलिए मेरी माँ जमींदार के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज ना हो पाया और वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छीन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए, जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। हम लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारा जन्मदिन कब आता है, लेकिन उन बड़े लोगों के दिए गए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकल गए। फिर एक दिन अचानक से दिल का दौरा पड़ने से मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी एकमात्र सहारा थी। अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए होते हैं। इसी चीज़ का फर्क मुझे अब समझ आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपने बेटे को अच्छा खाना, कपड़े, सब कुछ अच्छा देते थे, लेकिन मुझे अपने सारे घर के काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर, मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर के गांव में काम वाली की ज़रूरत है, क्यों ना हम रीना को वहां पर काम पर लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और रीना वहाँ पर काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से बहुत खुश हो गई, और खुश होती भी क्यों ना, आखिर पैसे बिना मेहनत के जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे चाचा अपने साथ मुझे शहर लेकर चले गए। हम लोग एक बड़े से घर में गए, जहाँ पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी हुई थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से यही आपके घर का सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। मेम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझ अकेले को करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा चाची का इतना खौफ था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे ले जाते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए, तो काम भी बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप रीना को यहीं पर रहने दो, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं,
जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और खुद घर पर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे चाचा चाची के घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता था, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे भी मेरी माँ याद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि रीना यहाँ पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत अच्छी थी, वह मुझसे घुल मिल गई। लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वह मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए कोई शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और अच्छे से घर की देखभाल करना। अब इतने दिनों में से मैं उनकी देखभाल कर रही थी तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को वहाँ बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने गए। रात को करीब 12 बजे मेरे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। पहले मैंने सोचा कि शायद वह पानी पीने रसोई घर में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आए, तो मैं भी बाहर देखने के लिए चली आई कि आखिर वह कहाँ गए। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी, तो वह एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस यूँ ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ पर चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप जाग ही जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ गांव में भी करते रहते थे। लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई भी गड़बड़ न करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने चाचा पर हर समय नज़र रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में नहीं सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गए। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको पहनकर मैं बहुत खुश थी। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी पारू को अपने कमरे में केला और तेल ले जाते हुए देखा। वह ऐसे चोरों की तरह नज़र चुराकर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख न ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर पारुल दीदी केले और तेल का क्या करेंगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले ही गुजर गए थे, तभी से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहती हैं। जमीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैंने पारुल दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होगी। आए दिन पारुल दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और वह सब मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती रहती थी। एक दिन मैं पारुल दीदी से पूछ लिया कि दीदी आप सब लड़कियां मिलकर यह क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से यह प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैंने पारुल दीदी की उस केले और तेल वाली बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ कर दी और रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोजाना केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और कमरे में लेकर चली जाती। अब यह तो रोज का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के सामने ही था। देर रात को दीदी अपने कमरे से बाहर आती और अपने हाथों को धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती थी तो यह सब दिख जाता था, वरना रोजाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वह आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे यह सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छिपकर क्यों जाती और रोज़ यह सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी
कि आखिर दीदी अपने कमरे में करती क्या हैं। मैं इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और ही न कर रही हों और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर तमाशा खड़ा कर दूँ तो यह अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैं इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी पारुल दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई। हमेशा हंसने वाली पारुल दीदी इतनी रात को अपने कमरे में रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती कि उनका वह केला और तेल कमरे में ले जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और पूरा पसीने से भरा हुआ होना, फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना और सबसे बड़ी बात कि उनका यह काम सबसे छुपकर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि वह कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देने गई। तभी मौका पाकर पारुल दीदी के कमरे में जाकर देखने का सोचा। जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं पारुल दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी नहीं था, सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी पारुल दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गई। मैं उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन पारुल दीदी ने खाना नहीं खाया। वह सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई थी। मैं काफ़ी बार बोला, प्लीज़ दीदी आप खा लीजिए, लेकिन वह एकदम से मुझ पर चढ़ गई। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वह गुस्सा हो गई तो। मुझे पारुल दीदी की फिक्र थी, क्योंकि जब मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वह मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ, और मेरे लिए उन्होंने सब कुछ मेरे चाचा जी से बढ़कर किया था। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में छिप कर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैं रात को सब लोगों का खाना खिलाया और खुद बिना खाए दीदी के कमरे में एक कोने में छिप गई। और मैं उसी समय छिपी थी जिस टाइम दीदी रसोई से केला और तेल लेने आई थी। फिर मैंने देखा दीदी अपने कमरे में आती हैं और कमरे के पीछे का दरवाज़ा खोलती हैं। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैं दीदी का कमरा देखा था तो मुझे यह दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया। शायद दिखाई न देने की वजह यह थी कि उसे दरवाजे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती हैं, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरे हाथ की चैन, जो मेरी माँ ने एक बार मेले से मुझे लाकर दी थी, वह निकलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ से दीदी समझ गई कि उनके कमरे में कोई और भी है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वह भी ऐसी छुपी हुई क्या कर रही थी? मैं भी उनके गुस्से के आगे डर गई थी। फिर मैंने कहा, मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं आई थी। वह मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोती हुई निकली थी। उसके बाद पारुल दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वह कुछ गलत नहीं करती, भला ही करती हैं। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादाजी हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तब से वह एक मंदिर में रहते थे, लेकिन मुझे यह सब देखा नहीं गया और इस बारे में मैंने माँ से बात करने की कोशिश की थी। तब उन्होंने मुझे खूब डांटा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आई थी और सुबह दूसरे दरवाजे से वापस भेज देती थी। मैंने दीदी से पूछा, फिर वह केला और तेल। दीदी कहने लगी कि मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा खाना पचा नहीं पाते। इसी वजह से वह एक समय ही भोजन करते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं उन्हें खाना दे जाती थी और रात को यह खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैं इनको फल खिलाना शुरू कर दिया। और केला इनका मन पसंदीदा फल होने की वजह से रोज़ रात को मैं इनके लिए फल लाने लगी। माँ को और दीदी को पता न चले, इसी वजह से मैं सब छिपकर करती थी।
और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैंने तेल लाना शुरू कर दिया ताकि उनके घुटनों की मालिश कर सकूं। ज़्यादा देर मालिश की वजह से मैं पसीने में भीग जाती थी। तभी तेल लगे हाथ बाहर धोने आती थी। फिर दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे, इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी की इन बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार मालकिन को कोस रही थी कि कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है। एक बीमार पिता समान ससुर को घर से निकाल दिया, लेकिन मन ही मन दीदी पर गर्व भी हो रहा था कि आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, और वह दिल पारो दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अब मुझे सब समझ आ चुका था कि जिस पर जो तकलीफ गुजरती है वह तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।